हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, जिसमें क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि ये भौतिक होता क्या है, साइंस का क्या महत्व होता है, अर्थात ये साइंस के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, इसका फायदा क्या होता है, इसका समाज पे असर क्या पड़ता है, इससे हमारे आगे आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है, हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आज तक कभी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं, अर्थात 11th क्लास में या 12th क्लास में कभी नहीं पूछा गया है। इससे ना इससे न्यूमेरिकल आते हैं, ना इससे क्वेश्चन आते हैं। बस केवल ये चैप्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप फिजिक्स को समझ सके कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, इसकी शाखाएं क्या क्या होती हैं। क्या हमें यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में ये देखना है कि हम लोगों को इस पूरे फिजिक्स में क्लास 11th और 12th में क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने, इनको कितने कैटेगरियों में बांटा गया है। ठीक है ना, किस टॉपिक को हमें क्लास 11th में पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें क्लास 12th में पढ़ना है, तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होती है। तो हम लोग को पता है जो विज्ञान शब्द है, ठीक है ना, ये जो है लैटिन के सेंटिया नामक शब्द से लिया गया था। सेंटिया जो है इंग्लिश शब्द था। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो ये जो विज्ञान है, सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान का मतलब होता है कि साइंस। और ये जो विज्ञान है, लैटिन की भाषा में इसे हम लोग कहते थे, लैटिन की भाषा में, लैटिन की भाषा में हम लोग इसे क्या बोलते थे, सेंटिया बोलते थे, सेंटिया, सेंटिया, ठीक है ना, SCIENTIA, ठीक है ना। इसे लैटिन की भाषा में हम लोग क्या बोलते थे, सेंटिया। और जो सेंटिया का अर्थ ये होता है, हिंदी शब्द होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जानना। क्या कहते हैं, जानना। जानना का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है ना, सेंटिया कहां से लिया गया था, लैटिन शब्द से लिया गया था। ये साइंस का ही रूप है। सबसे पहले लैटिन की भाषा में इसे सेंटिया बोला गया, उसके बाद जो है आगे हम लोग इसी सेंटिया को साइंस से बोले हम लोगों ने, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो सेंटिया का मतलब होता है जानना। तो विज्ञान से ये पता चलता है कि हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है ना, हमें उनके बारे में क्या करना, गहन अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, या उत्सुकता होना कि ये कैसे हो रहा है, ये किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, अर्थात इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं हमारे चारों तरफ इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी रखना या जानना ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है ना, ये तो रही साइंस की परिभाषा। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बात करते हैं ये भौतिक क्या होता है। तो हम लोग भौतिक के बारे में बात करते हैं, भौतिक, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। क्या कहते हैं, फिजिक्स। सबसे पहले ये जो भौतिक था, ये ग्रीक वालों ने इसके बारे में बोला था। और ग्रीक जो था एक सार होता है, तो ग्रीक वालों ने इसे क्या बोला, ग्रीक वालों ने इसे पहले बोलते थे फ्यूसिस। क्या बोलते थे, फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस कहते थे। फ्यूसिस से ही निकल करके आया फिजिक्स। भौतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स। ग्रीक सबसे पहले इसका उच्चारण कहां किया गया था, ग्रीक में। ग्रीक वालों ने सबसे पहले क्या बोला, फ्यूसिस। ठीक है ना, जैसे सिंटिया ने शब्द दिया, जैसे कि लैटिन ने क्या बोला, सेंटिया, लैटिन वालों ने, वैसे ही ग्रीक वालों ने क्या बोला, फ्यूसिस। ठीक है ना, जिससे निकल करके क्या आया, फिजिक्स निकल करके आया। तो इसका भी कुछ अर्थ होना चाहिए, फ्यूसिस। ठीक है ना, तो फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि ये हो गया जानना, ये हो गया प्राकृतिक। तो जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है, वो प्रकृति की देन है। ठीक है ना, तो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं या प्रकृति के बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बरसात का होना, बादलों का घिरना,
ठीक है ना। उसके बाद जो है दुनिया जो हमारे जीवन में चल रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये प्राकृतिक घटनाएं खुद ब खुद होती हैं। बरसात कोई कराता नहीं है, बरसात खुद होता है। बादल कोई कोई बादल को हम लोग गिराने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम लोगों के पास वो खुद घिरता है और खुद घिर करके क्या करता है, वर्षा करता है, ठीक है ना। ये सब प्रकृति की देन है और इन्हीं प्रकृतियों की देन, जो प्रकृति की देन है, इन्हीं को जब हम क्या करते हैं, साइंस के थ्रू से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान करते हैं, ठीक है ना। और आजकल की हम लोग बात करें तो हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को हम लोग बोलते हैं आधुनिक युग। और ये जो आधुनिक युग है, ये पूरा का पूरा साइंस पे ही निर्भर है, ठीक है ना। तो साइंस पे कैसे निर्भर है, जैसे हमें खाना बनाना होता है तो हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कुकर में जो खाना बनता है उसमें भी साइंस का इस्तेमाल होता है, ये भाप से अपना बनता है, ठीक है ना। आगे चल करके जेम्स वाट ने ही इसी भाप इंजन से क्या किया, भाप से क्या किया था, उन्होंने भाप इंजन का निर्माण किया था, ठीक है ना। जिससे रेलगाड़ी वगैरह जो पहले कोयले से चलती थी, उसको हम लोगों ने किससे चलाया, कोयले से। जो कोयले में जो एनर्जी होती है उसे भाप बनता है। कहने का मतलब है हम लोग सारी एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो यही हम लोग अगर सीधी भाषा में बात करें तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान वह किसी विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। कैसे वो करते हैं अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, विज्ञान के आप चाहे कितनी भी कैटेगरी में बांट दें, लेकिन विज्ञान की जो परिभाषा है वो एक ही होता है, जानना, ठीक है ना। जैसे अगर भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें, भौतिक विज्ञान ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। वो चाहे कोई भी विज्ञान हो, सबने कुछ न कुछ दिया है। जैसे भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान से हमें चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा फायदा हुआ। पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में जब कोई बीमार होता था तो उसके शरीर में किस चीज की कमी है वो जान पाना बहुत ही मुश्किल होता था। आज के युग में हम लोग कह सकते हैं ये साइंस युग है। इस युग में बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड से हम लोग शरीर के बारे में पता लगाते हैं शरीर के अंदर क्या कमी है। एक्सरे से पता लगा लेते हैं कि शरीर की बॉडी में कौन सा पार्ट टूटा हुआ है, कौन सा पार्ट नहीं टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये सब एक्सरे, ठीक है ना, ये सब जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी मशीन है, ये सब साइंस की देन है, ठीक है ना, विज्ञान की देन है। और विज्ञान क्या है, हमारे सोचने की क्षमता। हम विज्ञान क्या होता है, जिसके बारे में हम जानने के लिए उत्सुक हो, ठीक है ना, उसके बारे में सोचे ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। विज्ञान का मतलब ही होता है क्या, क्यों, कैसे। ये तीन टॉपिक पे अपना पूरा का पूरा विज्ञान टिका हुआ है। चाहे वो विज्ञान भौतिक का हो, चाहे वो रसायन का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे जीव विज्ञान का, चाहे कुछ भी हो, सबकी एक ही भाषा है, जानना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे तो विज्ञान कहां से लिया, विज्ञान लेटिन वालों ने अपने भाषा में क्या बोला था, सिंटिया। सिंटिया से ही इंग्लिश में हम लोगों ने विज्ञान को क्या बोला, साइंस। तो सिंटिया का मतलब होता है जानना, ठीक है ना। तो भौतिक भौतिक के बारे में सबसे पहले ग्रीक वालों ने बोला, जिसे उन्होंने बोला क्या, फ्यूसिस। फ्यूसिस से ही निकल करके आया, हम लोगों ने इसको नाम दिया फिजिक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक। तो फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विज्ञान क्या करता है, भौतिक की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक के में हो रहे घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। तो आओ हम लोग इसके बारे में क्या करें, थोड़ा सा लिख लें कि ये विज्ञान क्या होता है। भौतिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं घटनाओं का वैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीके से
अध्ययन अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। जैसे वर्षा का होना, बादल का घिरना, इंद्रधनुष का दिखाई देना, ठीक है ना। ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं क्या होती हैं? ये प्राकृतिक की घटनाएं होती हैं। अब बादल क्यों घिर रहा है, दिमाग में क्वेश्चन पहला उठा। वर्षा कैसे हो रहा है, ये भी क्वेश्चन उठा। तो कहने का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनके पीछे कुछ न कुछ क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन के पीछे कुछ न कुछ आंसर होता है। हम लोग उसी को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखा ये भौतिक विज्ञान की शाखा यानी अर्थात भौतिक विज्ञान हम लोगों को क्या सिखाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दो चीजों के बारे में जहां से विज्ञान का उदय हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द्रव्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। इस संसार में द्रव्य भी है जिसके पास द्रव्यमान होता है, और हम लोग जानते हैं ऊर्जा का मतलब ये होता है जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा कई प्रकार का होता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, प्रबल नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। अर्थात बहुत सारी ऊर्जा की भाग होती है जिनको हम लोग अलग अलग भागों में बांटे, और जितनी भी ऊर्जा हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, हमने बोला ये सारी ऊर्जाएं एक एक करके हम लोग सभी को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे क्लास 11 और क्लास 12 में। कुछ तो क्लास 11 में पढ़ेंगे और कुछ तो क्लास क्या करेंगे? 12 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये द्रव्य क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना? द्रव्य। इस ब्रह्मांड में द्रव्य सबके पास होता है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। तो जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थों के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं द्रव्य के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अच्छा, जितने द्रव्यमान होते हैं वो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। कुछ को तो हम लोग क्या करते हैं? अनुभव करते, कुछ को तो हम लोग देखते हैं स्पष्ट रूप से, और कुछ का तो हम लोग बस केवल अनुभव करके पता लगा लेते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता लगा लेते हैं ये मतलब है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। फील कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो क्या इतने कम वैल्यू को हम लोग कभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसे केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना। लोहा हुआ, चांदी हुआ, रुई हुआ, ये सब जितने पदार्थ हैं इनके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब बताओ आयरन है, आयरन का टुकड़ा कहीं रख दो तो उतना स्थान घेर लेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना स्थान घेरेगा। रुई कहीं रख दो तो भी स्थान घेरता है, उसके पास भी द्रव्यमान है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? द्रव्य क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। द्रव्य के पास द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। इनका हम लोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे द्रव्य की भाषा में क्या लिख सकते हैं? द्रव्य द्रव्य में द्रव्यमान होता है, द्रव्य में द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, जिसका हम लोग पता किसके द्वारा लगा सकते हैं? जिसका हम लोग पता क्या करते हैं? जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों
द्वारा अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसे कहते हैं द्रव्य कहते हैं, अतः इसे द्रव्य कहते हैं। अतः इसे द्रव्य कहते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हमें लिखना नहीं है, बस केवल छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है। यहाँ पे जितने भी बातें हो रही हैं, आपको उत्सुकता होगी कि ये होता क्या है। अभी काफी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, तो मन में ये उत्सुकता बढ़ेगी कि ये क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे, बस केवल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आगे चल करके हमें सभी मिलेंगे, तो कुछ चीजों को हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे और कुछ चीजों को हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। बस केवल इस चैप्टर का मतलब यही इतना है कि हम लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में समझना है, इसका लिमिट कहां तक होता है, कहां तक हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, इसका सीमा कहां तक होती है, ठीक है ना। फिजिक्स को कैसे हम पढ़ें, फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करें, यही इन सब चीजों में है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, ये द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य में द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, जो भी पार्टिकल्स होंगे। अगर आप ही आपका द्रव्यमान है तो आप क्या करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं अगर खड़े होंगे तो वहां तक उतना एरिया क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, अर्थात उतना स्थान घेरते हैं। और दूसरी चीज जिसका हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, अर्थात उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं अपने शरीर में, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अतः हम लोग इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों का क्या है, हम लोगों के पास क्या है, जैसे लोहा, लोहा हो गया, सोना, उसके बाद रुई, जल, ठीक है, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कितने को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इत्यादि कर दिया। तो लोहा हुआ, सोना हुआ, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन इत्यादि। कहने का मतलब ये है, इसमें से कुछ चीजों को तो हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे लोहा को हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। सोना को भी हम लोग देख सकते हैं, रुई को भी देख सकते हैं, उसका द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं। जल, ये भी हो सकता है। अणु, इस अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू ही बहुत कम होती है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग फील कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता लगा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि कहने का मतलब ये द्रव्य पदार्थ होता है जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कुछ का तो हम अनुभव कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये होता है द्रव्यमान, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्य। अब बात आता है ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले हम लोगों ने किन दो चीजों के बारे में सोचा, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में सोचा। इसी द्रव्य और ऊर्जा को लेकर के आइंस्टीन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसके चलते उन्हें पूरे विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो चाहे कोई सा भी विज्ञान, ठीक है ना। अब वो जो इक्वेशन उन्होंने दिया, वही इक्वेशन पूरे साइंस में फॉलो होता है, वो चाहे फिजिक्स हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो, वह चाहे वो बायोलॉजी हो, वो सब में क्या करता है, सब में लागू होता है, सब में फॉलो होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। तो हम लोगों को वैसे ही पता है ऊर्जा क्या होती है, जैसे हमने भोजन किया अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी चीज का सेवन करते हैं ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। जब आपके पास ऊर्जा होती है तो आप उस ऊर्जा को क्या करते हैं, किसी कार्य को करके, ठीक है ना, उसे फिर से समाप्त करते हैं, फिर से ऊर्जा कहीं ना कहीं से लेते हैं। तो जो ये ऊर्जा होती है, ये क्या सिखाती है कि जितनी आपके पास ऊर्जा होगी, कार्य आप उतना ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी किसी लिमिट की बात कर रहा है, अर्थात आप उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना आपके पास क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा मतलब इसका मतलब ये हुआ क्षमता के बारे में मुझे बात कर रहा है। तो सीधी बात हुआ कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं।
तो वही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे द्रव्य के विभिन्न रूप होते हैं वैसे ही ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। जब तक आइंस्टीन ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग वैसे ही ले रहे थे कि ना तो हम लोग को ये पता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा का कोई संबंध है, न इसके बारे में हम लोग जानते थे, ठीक है ना, न इससे संबंधित कोई चीजों को हम लोग समझ पा रहे थे। तो जैसे ही आइंस्टीन ने स्टेटमेंट दिया तुरंत हम लोगों को समझ में आ गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में कोई ना कोई संबंध छिपा हुआ है। अब हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में बात किया, अर्थात द्रव्य के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो भाषा होती है वो क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के भी विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। इत्यादि, ऐसे बहुत ऊर्जाएं हैं इत्यादि। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। कभी ऊर्जा हमें गतिज ऊर्जा में मिलता है, कभी वही ऊर्जा हमें उष्मीय ऊर्जा में प्राप्त होता है, कभी ऊर्जा हमें नाभिकीय ऊर्जा में मिलता है, कभी ध्वनि ऊर्जा, ठीक है ना, तो कभी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो हम लोग जितनी भी ऊर्जा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को सारी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है। अभी बस केवल यहाँ पे हमें समझना है कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का महत्व क्या होता है। ऊर्जा का काम बस केवल यही इतना होता है, वो किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वो चाहे कार्य मशीनों द्वारा हो या चाहे वो कार्य इंसानों द्वारा हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करें बाइक की बात करें तो बाइक तभी चलता है जब उसे पेट्रोल या डीजल मिलते हैं, ठीक है ना। इसके पहले वो चलता नहीं है। कहने का मतलब है ये जो ईंधन है यही उसकी ऊर्जा है, ठीक है ना। है तो वो एक मशीन, ठीक है ना, लेकिन उसको भी ऊर्जा चाहिए, उसको भी ऊर्जा किसी कंपोनेंट, कहने का मतलब है उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कि वो क्या करे, अपनी एनर्जी को बरकरार रखे और उस एनर्जी को हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करते रहे चाहे जिस रूप में, ठीक है ना। तो वैसे ही जब इंसान क्या करता है, भोजन करता है, तो वो अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करता है। और वही ऊर्जा कब घटती है, जब वो किसी कार्य को करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, फिर से समाप्त होती है, फिर से वो भोजन करता है, फिर से ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये समझ में आता है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने द्रव्य के विभिन्न प्रकार के भाग देखे, वैसे ही ऊर्जा के बहुत सारे भाग होते हैं। एक एक भाग हम लोग करके ऐसे ही चैप्टर आते रहेंगे, हम लोग एक एक पार्ट्स क्या करते रहेंगे, इनको पढ़ते रहेंगे। जब द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम लोगों को पता चला तो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने अपना स्टेटमेंट दिया। आइंस्टीन ने स्टेटमेंट ये दिया, इसके पहले हम लोगों को ये नहीं पता था द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से कोई संबंध रखते हैं। हम लोग यही सोचते थे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई संबंध नहीं है। तो जैसे ही आइंस्टीन आए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही द्रव्य और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं।
बिना द्रव्य के हम ऊर्जा को नहीं कुछ कर सकते, ना बिना एनर्जी के हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो बिना ऊर्जा के हम लोग द्रव्य के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट आया, हम लोगों ने ये देखा कि E बराबर mc स्क्वायर, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, E बराबर mc स्क्वायर। इसी के चलते आइंस्टीन को भौतिक जगत का पितामह कहा गया, ठीक है ना। उन्होंने जब द्रव्य और ऊर्जा के बारे में हम लोगों को बताया, पहले तो हम लोगों को इनके बारे में नहीं पता था, वैसे ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जितने इस ब्रह्मांड में जितने भी सूक्ष्म कण हैं, चाहे वो सूक्ष्म कण हो ये चाहे वो विशाल काय कण हो, सब में कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा निहित होती है। हाँ, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा बहुत कम होती है, लेकिन सब में ऊर्जा व्याप्त होती है। और इसी को चल करके लेकर के उन्होंने E बराबर mc स्क्वायर के बारे में बताया, जहां m होता था उस पदार्थ का द्रव्यमान, और C निर्वात में प्रकाश की चाल होती थी, और जो प्रकाश की चाल होती थी ये भी एक प्रकार की ऊर्जा की ही कैटेगरी में आता है, अर्थात जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही ऊर्जा के बहुत सारे भाग होते हैं। तो आइंस्टाइन ने स्टेटमेंट ये दिया, आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी छोटे बड़े कण होते हैं सबके अंदर ऊर्जा क्या होती है, निहित होती है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का स्टेटमेंट क्या था, E बराबर आइंस्टीन आइंस्टीन द्वारा दिया गया समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, जहां E क्या हुआ करती थी, एनर्जी अर्थात ऊर्जा, m पदार्थ का द्रव्यमान, C निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। आइंस्टीन का यही क्वेश्चन पूरे साइंस में, पूरी साइंस इसी क्वेश्चन पे टिकी हुई है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, या चाहे वो बायोलॉजी हो। तो कहने का मतलब E बराबर mc स्क्वायर, तभी जाकर के हम लोगों को द्रव्य और ऊर्जा के बारे में पता चला, ठीक है ना। ये तो था आइंस्टीन का एक क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों ने द्रव्य और ऊर्जा के संबंध के बारे में स्पष्ट किया। अब हम लोग जो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक का सीमा कहां तक होता है, भौतिक को किन दो क्षेत्रों में बांटा गया है। तो याद रखना, भौतिक को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है स्थूल और एक बांटा गया है सूक्ष्म भौतिकी, ठीक है ना। स्थूल की भी कुछ कैटेगरियां होती हैं और सूक्ष्म की भी कुछ कैटेगरियां होती हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक के क्षेत्र के बारे में, अर्थात भौतिक को किन दो भागों में बांटा गया है, अर्थात किन कैटेगरी में इन्हें डाला गया है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, भौतिक को एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे भौतिक के क्षेत्र, भौतिक के क्षेत्र। भौतिक को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, भौतिक को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र है, पहला क्षेत्र क्या है, स्थूल, और दूसरा क्षेत्र है सूक्ष्म। इससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्थूल को माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म,
अब हम लोगों को ये समझना है कि स्थूल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और सूक्ष्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे डाला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो भागों के बारे में स्पष्ट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी मोटी बातें रह जाएंगी उसको स्पष्ट करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मापन, ठीक है ना, वहां से भौतिक स्टार्ट होगा जो कि पेपर में आता है। यहां से कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे क्या पूछेगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा कि इस साइंटिस्ट ने किस चीज की खोज की थी, ठीक है ना, या इसका मतलब पूछ लेगा। जो दो चीजें थी, द्रव्य और ऊर्जा, उन दो चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, भौतिक के क्षेत्र को डिवाइड करना है। इसका पहला क्षेत्र है स्थूल और दूसरा क्षेत्र है सूक्ष्म, ठीक है। आगे की बातें हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।